आज एम्स गुवाहाटी का करेंगे उद्घाटन। आज अंबेडकर महासभा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। समारोह में प्रदेश भर के अंबेडकर अनुयायी रहे उपस्थित। ड्रोन से हथियारों की तस्करी, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का पाकिस्तान कनेक्शन। अतीक से एसटीएफ भी करेगी पूछताछ। असद और गुलाम एसटीएफ की 3 गोलियों से हुए ढेर। 3 डॉक्टरों के पैनल ने रात 2 बजे तक किया पोस्टमार्टम। लाश लेने अब तक कोई नहीं आया। भिवानी हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपी मोनू राणा और गोगी गिरफ्तार। दोनों पर घोषित था इनाम। अब देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से अधिक नए मामले। संक्रमण दर 5% पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। बात करते हैं खबरों की। खबर लखनऊ से आ रही है। माफिया अतीक अहमद का आईएसआई कनेक्शन। आपको बता दें, अतीक अहमद को पंजाब ले जा सकती है प्रयागराज पुलिस। विदेशी हथियारों की तस्करी के मामले में सुराग ढूंढ रही पुलिस। विदेशी हथियारों के तस्करी के मामले में सुराग ढूंढ रही है पुलिस। आईएसआई से फंडिंग में भी पुलिस को मिले अहम सुराग। देर रात शुरू हुई पूछताछ में कई अहम सुराग पुलिस को मिले। अब प्रयागराज पुलिस इन सुरागों के लिंक तलाश रही है। देर शाम तक असद के शव को प्रयागराज लाया जाएगा। प्रयागराज स्थित कसारी मसारी में होगा सुपुर्दे खाक। तो आपको बता दें, कसारी मसारी में स्थित पैतृक कब्रिस्तान में शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। असद के नाना हारून और शव को लेने पहुंचे। कुछ देर में असद के शव को लेकर होंगे प्रयागराज रवाना। माफिया अतीक अहमद का आईएसआई कनेक्शन से जुड़ा मामला। अतीक अहमद को पंजाब ले जा सकती है प्रयागराज पुलिस। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अतीक को पंजाब ले जाया जा सकता है हथियारों की तस्करी से जुड़े मामले की जानकारी के लिए। जी, आपसे बता दें कि जो अतीक है, जो जब से अतीक में कार्रवाई हो रही है, वहीं पे आपसे बता दें ये बाहर आईएसआई से मिला हुआ है बताया जा रहा है, क्योंकि पूछताछ जो है चालू है। पूछताछ के बाद कहीं न कहीं नए नए खुलासा होते जा रहे हैं। और वहीं पर अतीक की जो मुसीबतें हैं वो एसटीएफ और क्राइम ब्रांच कहे या पुलिस कहे, उत्तर प्रदेश पुलिस कहे, प्रयागराज पुलिस कहे, वो ताबड़तोड़ कार्रवाई में लगे हैं। मुसीबत उसकी बढ़ती दिखाई दे रही है। उसके जितने खुलासा है हो सकता है आज हो जाए। जी राहुल, अगर बात करें असद एनकाउंटर के बाद असद का देर रात पोस्टमार्टम हुआ। असद को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी प्रयागराज में शायद बताया जा रहा है कि होगी। उसके हवाले से क्या कुछ जानकारी है? जी, आपसे बता दें कि उस चकिया, उसकी पुश्तैनी मकान जो चकिया है, चकिया में वहीं पे कसाई वसाई कब्रिस्तान, उसी कब्रिस्तान में ले जाके उसे मिट्टी में मिलाया जाएगा, मिट्टी में दिया जाएगा। और यहाँ पे जो तैयारियां जोर तोड़ से लगी हुई हैं। और उसके बाद अतीक अहमद नहीं पेश हो पाएगा, क्योंकि आज छुट्टी के कारण कोर्ट में छुट्टी थी और इसी कारण छुट्टी में उसे मिल नहीं पाया। और अर्जी डाला था उसके वकील ने, वो पहुंच नहीं पाएगा। उसके परिजन कोई पहुंचने वाला नहीं है। राहुल, अगर बात करें असद के सुपुर्दे खाक की, तो कहां सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही है? जी, सुपुर्दगी जो चकिया पड़ता है, यहाँ चकिया से कुछ कब्रिस्तान है कसाई वसाई मोहल्ला, और वहीं पे इसका कब्रिस्तान वहीं पे दिया जाएगा। जी
राहुल, अगर बात करें अब तक एनकाउंटर की बात करें तो असद और गुलाम के अलावा 4 लोगों का एनकाउंटर पुलिस ने किया है, जिसमें आपको बता दें विजय चौधरी उर्फ उस्मान चौधरी और अरबाज, ये 2 और नाम हैं जो इसमें शामिल हैं। अब तक 4 लोगों का एनकाउंटर पुलिस और एसटीएफ ने किया है। इसके अलावा भी 3 लोग और फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है, गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान। अब इन लोगों की ये 2 जो एनकाउंटर हुए हैं, इसके बाद अब ये बाकी 3 जो शूटर बताए जा रहे हैं, इनकी भी तलाश तेजी से जारी है। क्या इनका भी एनकाउंटर हो सकता है? जी, आपसे बता दें जो प्रशासनिक अमला है वो ये अतीक अहमद से जुड़ी खबरें को बताना नहीं चाहता। जब हो जाता है, जैसे कल की बताएं, कल 12 बजे जैसे अतीक अहमद पेश हुआ, तैसे इनकाउंटर हो गया। किसी को पता नहीं था, किसी को भनक नहीं था, तो इसलिए बताया नहीं जाता क्या होगा, कब क्या हो जाएगा, क्योंकि जो मामला है ये सनसनीखेज बन चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा मामला है, इसलिए कोई आला अधिकारी बोलना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, ये है कि मुलजिम और गुनाहगार करने वाले कोई बचेगा नहीं। ताबड़तोड़, चाहे बुलडोजर कार्रवाई हो, चाहे इनकाउंटर की कार्रवाई हो, चाहे उन्हें जेल भेजा जाए, कोई बचने वाला नहीं है। ये तो लगाया जा रहा है कि जो बचे कुचे हैं उन पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि पूरे परिवार के ऊपर FIR है, सबके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। प्रशासन एक्टिव है। जहां जो शासन चाहती है योगी जी कि जो मंशा है जीरो टॉलरेंस की, वही होता दिखाई दे रहा है। इससे पहले संशय था, लेकिन कल से संशय दूर हो चुका है, क्योंकि जिसका इनकाउंटर हुआ है राहुल, एक बड़ा सवाल है कि माफिया ब्रदर्स को कोर्ट के बाद रिमांड के लिए पुलिस लाइन न ले जाकर धूमनगंज थाने में ले जाया गया है। इसके पीछे क्या रहस्य, धूमनगंज में आखिर क्यों ले जाया गया? जी, ये प्रशासनिक अमला कुछ इसे पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा भी, लेकिन कोई बता के तैयार नहीं है। अब देखा जाता है कि आगे कार्रवाई क्या होती है। धूमनगंज थाने में से हो सकता है इसे पंजाब भी ले जाए, क्योंकि इसकी धीरे धीरे गुत्थी जो खुलती जा रही है। जितने कारनामा थे, कहीं ना खुलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ राहुल, अगर बात करें, एक और खुलासा कल ही सामने आया है कि असद का एनकाउंटर हुआ, उससे पहले असद प्लानिंग कर रहा था कि अतीक को छुड़ाकर विदेश भागने की तैयारी कर रहा था। मुंबई से कानपुर के रास्ते वो झांसी पहुंचा था, जहां उसका सटीक खबर मिलती है और उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो जो कल खुफिया इनपुट आए तो अतीक को छुड़ाने को लेकर, तो इसके हवाले से क्या खबर है? जी, आपसे बता दें कि एसटीएफ आज शेरशाह कल 45 दिन में इनकाउंटर हुआ है, तो कहीं ना कहीं एसटीएफ के करार में था, ये एसटीएफ के नॉलेज में था कि कहा है प्रशासन का जो डंडा है, हंटर है, इससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रशासन बहुत एक्टिव है। और पहले था अतीक अहमद के खाकी भी साथ देती थी, और जो सफेद पोस्ट वाले थे वो भी साथ देते थे। आज न सफेद पोस्ट साथ दे रहा है, न खाकी दे रही है, तो इसलिए वो पकड़ा गया और इनकाउंटर में ढेर हो गया। जी राहुल, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, विदेशी हथियारों को पाकिस्तान के माध्यम से पंजाब बॉर्डर से लाने का भी मामला है, जिसको लेकर पुलिस सतर्क है, और पंजाब भी ले जाया जा सकता है अतीक को। तो आईएसआई से फंडिंग मामले में भी पूछताछ कर रही है पुलिस। बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यह ट्वीट किया गया है। ट्वीट कर बाबा साहेब को किया नमन। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट कर बाबा साहब को नमन किया गया है। तो बाबा साहब को ट्वीट के माध्यम से बसपा सुप्रीमो ने नमन किया है। लगातार बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलने की बात करती रही हैं मायावती। बाबा साहब की विचारधारा ही उनकी पार्टी की विचारधारा रही है। तो मायावती ने ट्वीट के माध्यम से बाबा साहब को याद किया।
और आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं। इस बीच आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज भारत माता के महान सपूत, स्वतंत्र भारत के संविधान के शिल्पी, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पावन जन्म जयंती है। इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी की जो विकृतियां किसी भी समाज में आती हैं, भारतीय समाज उससे अछूता नहीं था। और उस कालखंड में उस कालखंड में पूरे देश के दमित, शोषित, पीड़ित मानवता की आवाज, देश की आजादी के आंदोलन बने थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के हर पीड़ित, शोषित और वंचित की आवाज बने। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को देकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक नए युग का सूत्रपात किया। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल की, लेकिन उस सब के बावजूद उन्हें उन विकृतियों और सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ा जो भारतीय समाज को सदैव कमजोर करती रही। लेकिन उन सब की परवाह के बगैर उन्होंने जीवन का लक्ष्य हर वंचित, हर पीड़ित, हर दलित की आवाज बनकर के उसे अपनी आवाज की धार देकर के उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया, आज उसी का परिणाम है कि पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सदैव कृतज्ञ भाव से उन्हें नमन करता है, उनका स्मरण करता है। आज केवल भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी किसी पीड़ित और दलित को, दमित को आवाज देनी हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक प्रकाश पुंज के रूप में उन लोगों के सामने एक उदाहरण होते हैं। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन उनसे जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। पंचतीर्थ की परिकल्पना को साकार करने का कार्य मऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, इंग्लैंड का वह भवन जहां रहकर के उच्च शिक्षा बाबा साहब ने अर्जित की थी, नागपुर का दीक्षा भूमि, ये सभी 5 स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का जो कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, वह अभिनंदनीय कार्य था। और ये हमारा सौभाग्य है कि अंबेडकर महासभा के प्रस्ताव को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने
राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के करकमलों से जून 2021 में नींव रखी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आज आप बनने के अंतिम चरण में चल रहा है। बहुत शीघ्र एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन शिक्षाओं को वास्तव में हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर वंचित, हर दलित, हर शोषित व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ईमानदारी से किसी ने किया तो वह नाम है प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी ने हर एक तबके तक इन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया, बिना भेदभाव के पहुंचाने का काम किया। आज जब गरीब को, पिछले भारत अकेला देश है जिस देश में 80 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव के फ्री में राशन देने का कार्य सरकार कर रही है। करोड़ों लोगों को सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 करोड़ से अधिक गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 4 करोड़ से अधिक गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 50 करोड़ गरीब देश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ले रहे हैं और करोड़ों लोगों को जिस जमीन पर उनकी झोपड़ी है, उनका मकान है, उसका मालिकाना अधिकार देने का काम भी पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये वास्तव में मानवता की सेवा का कार्य है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंच जाए, हर दलित तक पहुंच जाए, हर वंचित तक पहुंच जाए। ये केवल एक नारा नहीं बल्कि योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचे, ये एक हकीकत भी बने और उसे हकीकत में बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो आजादी के बाद ईमानदारी से कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसीलिए जब हम यहां पर आए हैं अंबेडकर महासभा, कुछ दिनों के बाद इसके पास अपना एक भव्य स्थान होगा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी को और उनकी पूरी टीम को। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा था तब उन्होंने एक छोटे से स्थान से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया 1991 में। याद करिए 1891 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। ठीक 100 साल के बाद लखनऊ में 14 अप्रैल 1991 को यहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पे अंबेडकर महासभा के द्वारा प्रारंभ किया गया और एक कार्यक्रमों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई, 2 पूर्व राष्ट्रपति यहां पर आए। श्री के.आर. नारायण जी जब देश के उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति हुए, उनका आगमन यहां पर हुआ। श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के रूप में, राज्यपाल के रूप में उनका कई बार यहां आगमन हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है, श्री वीपी सिंह जी का यहां आगमन होता है। राज्यपाल के रूप में कई बार श्री राम नाईक जी का यहां पर आगमन होता है। देश का कोई भी बड़ा ऐसा नेता नहीं जिन्होंने अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में भाग लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रति यहां नमन न किया हो। श्रीमती सविता अंबेडकर जी स्वयं यहां पर आई और वास्तव में गरीबों की आवाज को एक नई गति देने के लिए अंबेडकर महासभा ने जो कार्य किया आज उसी का परिणाम है।
कि राज्य सरकार ने निर्णय भी लिया, जिस गरीब के पास जमीन का पट्टा नहीं, सरकार ने जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर नल की योजना में 1 करोड़ परिवारों को हर घर नल की योजना से आच्छादित किया जा चुका है। याद करिए, 2014 के पहले एक गरीब और एक दलित पानी के लिए भटकता था। दबंग लोग पानी नहीं पीने देते थे। इंडिया मार्क का हैंडपंप सरकार के पैसे से लगता था, कुछ लोग उसमें काबिज हो जाते थे। आज तो हम लोग हर घर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था कर दी कि हर घर तक पाइप कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर घर तक ये पाइप कनेक्शन उपलब्ध होगा। 1 करोड़ परिवारों को कल सायंकाल तक शुद्ध पेयजल के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य संपन्न हो चुके हैं और ये कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, ये एक बड़ा कार्यक्रम है। किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ, और इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी आए। मैं उन्हें अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज हम सब यहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महासभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्मरण करने के लिए आए हैं। इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र हर सरकारी कार्यालय में लगेगा। आज आप देख रहे होंगे, हर कार्यालय में आप जाते होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र वहां पर लग करके एक नई प्रेरणा देता है, स्मरण कराता है अपने कर्तव्यों के प्रति। अब केवल संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं होती है, संवैधानिक कर्तव्यों की बात भी होती है। देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इनकी भी चर्चा आज होती है। यही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा है। और मैं इस अवसर पर बधाई दूंगा अंबेडकर महासभा के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी को, जो आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने दलितों की एक आवाज को सम्मानित करते हुए उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में स्थान दिया है। और इस अवसर पर मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आवाज दबनी नहीं चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो एक ही प्रेरणा दी, शिक्षित बनो, अपने हक के लिए लड़ो, जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करो। जीवन भर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन कार्यक्रमों को लेकर के चलते रहे। आज हम सब यहां पर उन्हें स्मरण कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को नमन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूं, प्रदेश सरकार हर गरीब, हर दलित, हर वंचित समाज के हर उस तबके के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है जो इससे पहले शोषित था, पीड़ित था, किन्हीं कारणों से उसे अपमानित किया जाता था। आज कोई अपमानित नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति को जियो और जीने दो के साथ चलने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से भारत माता के इस महान सपूत, भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो बाबा भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के आदर्शों की बात कर रहे थे। वहीं साथ ही उन्होंने अपने द्वारा चलाई जा रही तमाम, अपनी सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का जिक्र किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। अंबेडकर नगर से अगली खबर है। जिले में बढ़ रहे कोरोना के मरीज। आपको बता दें, आज आई रिपोर्टों में 3 नए मरीज सामने आए हैं। तो अंबेडकर नगर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। आज आई रिपोर्ट में 3 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। जिले में एक्टिव केसों की संख्या
लगातार बढ़ रही नए मरीजों के मिलने से लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है। तो अंबेडकर नगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, जिले में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। डीएम ने जिले के लोगों से की अपील, एहतियात बरतने की अपील लगातार डीएम के द्वारा और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो अंबेडकर नगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, एहतियात बरतने की अपील की है डीएम ने। जिले में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए प्रशासन और डीएम ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ ही एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। 3 नए मामले सामने आए हैं अभी अंबेडकर नगर में और लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है। नए मरीजों के मिलने के बाद एक्टिव केसों की संख्या कुल 4 हुई है। तो जिले में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन के साथ ही डीएम ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लगातार बात की है। बात करते हैं अगली खबर की। नोएडा से अगली खबर, कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी। आपको बता दें, दफ्तरों मॉल में मास्क पहनने के दिए गए निर्देश। कोविड के 114 और सकारात्मक मामले दिए गए, 114 नए मामले दर्ज किए गए। दिशा निर्देश दिल्ली से सटे होने के कारण लगातार मामले बढ़ रहे हैं। नोएडा में भी लगातार कोविड के नए मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली से सटे होने के कारण नोएडा में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बता दें, दफ्तरों और मॉल में मास्क पहनने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, कोविड के 114 नए मामले सामने आए हैं। नोएडा की बात की जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, नोएडा दिल्ली से सटे होने की वजह से नोएडा में भी इसका प्रभाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है। नोएडा में भी एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कोविड-19 की गाइडलाइंस लगातार जारी की जा रही हैं। तो कोविड के 114 नए मामले सामने आए हैं। दिशा निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली से सटे होने के कारण नोएडा में भी दिशा निर्देश लगातार कोविड-19 की गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर गौतम बुद्ध नगर के नोएडा से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का बॉर्डर एरिया होने की वजह से लगातार कोविड के संख्या, कोविड मरीजों की संख्या नोएडा में भी लगातार बढ़ रही है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको नोएडा से दिखा रहे हैं। कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी की गई है नोएडा में। दफ्तरों और मॉल में मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें, 114 नए मामले सामने आए हैं नोएडा में। तो ये बड़ा आंकड़ा और कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और हमारे संवाददाता शिवेंद्र इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी शिवेंद्र, कोरोना का ग्राफ नोएडा में भी लगातार बढ़ रहा है, कोरोना की क्या स्थिति है अभी? कोरोना का ग्राफ ग्रेटर नोएडा में लगातार बढ़ रहा है और गुरुवार को कोविड के 114 नए सकारात्मक मामले दर्ज किए गए थे। और दिल्ली से सटे होने के कारण नगर में भी इस दिशा निर्देश को जारी किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को इन सारी सिफारिशों का एक सेट जारी किया था, जिसमें अन्य सार्वजनिक स्थलों के अलावा कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों, शॉपिंग मॉल, अस्पतालों में फेस मास्क का उपयोग उन्होंने जरूरी बताया था। शिवेंद्र, अगर बात की जाए केसों के बढ़ने की, तो क्या मुख्य वजह है कोरोना के केस बढ़ने की? गाइडलाइन, कोरोना की जो गाइडलाइन उनका पालन नहीं हो पा रहा है, या जांच की संख्या बढ़ी है, इस वजह से ये पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि लोगों के अंदर से जो कोरोना का भय था वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि इस बीच कोरोना नहीं आ रहे थे, इस वजह से लोग थोड़ा सा सतर्क नहीं थे। लेकिन अब अगर फिर से केसेस बढ़ रहे हैं तो लोग थोड़ा इसमें सतर्कता बरतना अब शुरू कर रहे हैं। लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे, सार्वजनिक स्थलों पर लोग सैनिटाइजर्स का उपयोग नहीं करना बंद कर चुके थे। ये सारी चीजें अभी फिर से शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, इस वजह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। शिवेंद्र, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको नोएडा से खबर दिखा रहे हैं, नई गाइडलाइन जारी की गई
कोरोना के 114 नए मामले सामने आए हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है। बात करते हैं अगली खबर की। मेरठ से है अगली खबर। कोरोना के मामले बढ़ने पर DIOS ने जारी किया आदेश, विद्यार्थियों और शिक्षकों को अनिवार्य रूप से लगाना होगा मास्क। माध्यमिक विद्यालय के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। कक्षाओं में विद्यार्थियों के बीच पर्याप्त दूरी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। कक्षाओं में विद्यार्थियों के बीच पर्याप्त दूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच DIOS ने जारी किए आदेश, विद्यार्थियों और शिक्षकों को अनिवार्य रूप से लगाना होगा मास्क। माध्यमिक विद्यालय के लिए मास्क लगाना अनिवार्य। और राजू शर्मा हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, DIOS के द्वारा गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए DIOS ने आदेश जारी किए हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक जो विद्यालय है उनमें भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी छात्र, शिक्षक और प्राचार्य कोई भी बिना मास्क के कॉलेज में प्रवेश न करे। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही कोरोना से बचाव और रोकथाम के उपाय करने के लिए भी क्या है कि कक्षाओं में विद्यार्थियों के बीच पर्याप्त जो दूरी है वो रखी जाए। साथ ही थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए। हाथ धोने के लिए साबुन, पानी और सैनिटाइज की तमाम जो व्यवस्थाएं है वो किए जाए। अब लगातार जिस तरह से मेरठ में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सख्ती अपनाई जा रही है। राजू, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने गाइडलाइन को पालन करने की बात की है। स्कूलों में भी कोरोना का गाइडलाइन पालन हो, ऐसा दिशा निर्देश जारी किया है। अगली खबर देवबंद से है। अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा में लहराई गई पिस्टल। आपको बता दें, युवक का पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल। तो देवबंद से अहम खबर, युवक का पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल। शोभा यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से था भारी पुलिस बल तैनात। आपको बता दें, पुलिस बल उच्च अधिकारियों के सामने युवक लहराता रहा पिस्टल। बंगाल, बिहार और गुजरात में हिंसा की भी खबरें इस बीच आई हैं। 3 राज्यों में रामनवमी की शोभा यात्रा में बवाल हुआ था और इसके बाद आज अंबेडकर जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें ये तमंचा, पिस्टल लहराते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। तो अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा में लहराई गई पिस्टल, युवक का पिस्टल लहराते वीडियो वायरल। आपको बता दें, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच तमाम उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में यह घटना सामने आई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो देवबंद से अहम खबर। देवबंद में शोभा यात्रा के दौरान युवक ने लहराई पिस्टल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और वीडियो के बाद प्रशासन में मचा हड़कंप। और हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये युवक का पिस्टल लहराते वीडियो वायरल हुआ है, तमाम उच्चाधिकारी मौजूद हैं, क्या किसी की नजर इस युवक पर नहीं पड़ी? प्रशांत जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, कल देवबंद में शायद पश्चिम यूपी का सबसे बड़ा ये जुलूस कहा जाएगा जो निकल रहा था संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। भारी सुरक्षा बल था, सीओ एसडीएम से लेकर कई थानों का फोर्स और अन्य फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया था। लेकिन इसी बीच में एक झांकी में चल रहे युवक द्वारा जिस प्रकार से गीत पर पिस्टल लहराई और कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों के सामने वो ये मामला प्रकाश में आया, और उसकी इतना होने के बावजूद भी अधिकारियों को ये पता नहीं चला कि युवक कौन था, किस तरीके से पिस्टल इसने लहराई। क्योंकि जिस प्रकार से शोभा यात्राओं में भी भारत के अंदर कई राज्यों में बवाल हुआ है, उसको लेकर क्योंकि देवबंद अति संवेदनशील क्षेत्र भी माना जाता है और यहाँ पर फोर्स भी तैनात था, खुफिया एजेंसी भी तैनात थी, उसके बावजूद उनके नाक नीचे जिस प्रकार से पिस्टल लहराई गई, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रही है। बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए। जी प्रशांत, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, शोभा यात्रा के दौरान युवक
ट्रक का पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बात करते हैं अगली खबर की। मेरठ से अगली खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया थाने पर जमकर हंगामा। आपको बता दें, हंगामा कर थाना परिसर में धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता। इंस्पेक्टर पुलिस कर्मियों पर लगाया अभद्रता का आरोप। आपको बता दें, गाड़ी टकराने को लेकर हुआ था बीजेपी नेता का पुलिस कर्मियों से विवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया थाने पर जमकर हंगामा। विवाद के बाद पुलिसकर्मी भाजपा नेता को ले गया था थाने। पुलिस के खिलाफ थाने पहुंचकर भाजपाई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। शहर के कोतवाली थाने का यह मामला बताया जा रहा है। तो मेरठ से अहम खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया थाने पर जमकर हंगामा। हंगामा कर थाना परिसर में धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता। पुलिस के खिलाफ थाने पर पहुंचकर की नारेबाजी। इंस्पेक्टर पुलिसकर्मियों पर अभद्रता का आरोप भी लगाया। आपको बता दें, गाड़ी टकराने का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस थाने ले गई थी। शहर के कोतवाली थाने का ये मामला बताया जा रहा है। तो हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जी राजू, आप बीजेपी कार्यकर्ता को गाड़ी टकराने के मामले में पुलिस वाले थाने ले गए हैं, जिसको लेकर यह हंगामा हो रहा है, क्या है पूरी खबर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने पहुंचकर हंगामा किया है। धरना प्रदर्शन तक की नौबत आ गई। मौके पर सीओ सिविल लाइन पहुंचे और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत किया। उसके बाद कार्यकर्ता माने पूरा मामला एक पुलिसकर्मी से जुड़ा हुआ है। जो थाने का पुलिसकर्मी सड़क पर चेकिंग कर रहा था, इसी दौरान एक बाइक और कार की टक्कर हो जाती है। बाइक बीजेपी कार्यकर्ता की थी, तो उसने पुलिसकर्मी पर रोक गालिब करने का प्रयास किया। कहा कि जो गाड़ी है उसके कागज चेक करे। पुलिसकर्मी ने जब मना कर दिया, तो जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करने लगा। इस पर जो पुलिसकर्मी है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने ले गया और जैसे ये सूचना बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं को मिली, वो सभी एकत्रित होकर थाने पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। धरना तक देने का जो ऐलान है उन्होंने कर दिया। सूचना पर सीओ पहुंचे और सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत किया। राजू शर्मा, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया थाने के बाहर। तो ये गाड़ी टकराने का मामला बताया जा रहा है। इस बीच श्रावस्ती से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अज्ञात कारण से लगी भीषण आग। तो श्रावस्ती से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अग्निकांड में 8 घर जलकर हुए स्वाहा। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रावस्ती से अग्निकांड से जुड़ी है बड़ी खबर। आगजनी की चपेट में आकर 3 मवेशियों की जलकर मौत। तो श्रावस्ती से बड़ी खबर, अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। बताया जा रहा है 8 घर इस अग्निकांड के जद में आए हैं और 3 मवेशियों की जलकर मौत भी हुई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर, आगजनी की चपेट में आए 3 मवेशी जलकर जिनकी मौत हुई है। अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, 8 घर जलकर राख हुए हैं इसमें और इस आग की जद में आकर 3 मवेशियों की भी मौत की खबर है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं। भीषण आग का ये तांडव देखने को मिला श्रावस्ती से। आप ये देख पा रहे हैं ये खबर, 3 मवेशियों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। जो इसी खबर पर हमारे संवाददाता केपी श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी केपी, ये आग कैसे लगी, कुछ जानकारी मिली है? साथ ही जनहानि की किसी तरह की कोई सूचना? देखिए, ये जैसे गर्मी का मौसम इधर शुरू हुआ तब से लगातार इस तराई अंचल में आग की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। हमने कह सकते हैं कि लगभग शायद कोई ऐसा दिन बीता हो इस समय जब आग घटनाएं ना होती हों। ये सुसिया थाना क्षेत्र के रानीपुर भेला गांव का मामला सामने आया है, जहाँ 8 घर
जो उसके वो जल करके राख हुए हैं। इसमें जो है 3 मवेशियों के जलकर मौत होने की भी खबर है। हालांकि इसमें जनहानि की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन इस अग्निकांड में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अग्निकांड के बाद पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम जो मौके पर पहुंची है और क्षति का आकलन करने में लगी है। केपी, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, श्रावस्ती से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, अग्निकांड से जुड़ी है अहम खबर। 8 घर जलकर राख हुए हैं, साथ ही 3 मवेशी भी इन आग से जलकर जिनकी मौत हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। मेरठ से अगली खबर, कार्रवाई के बावजूद नहीं थम रहा असलहों का प्रदर्शन। आपको बता दें, बेखौफ युवकों का असलहा लहराते वीडियो वायरल। लिसाड़ी गेट क्षेत्र के फतेहुल्लापुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर कर रही जांच। तो बेखौफ युवकों का असलहा लहराकर डांस का ये वीडियो सामने आ रहा है। लिसाड़ी गेट क्षेत्र के फतेहुल्लापुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। तो मेरठ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख सकते हैं, डांस के दौरान ये असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। लगातार पुलिस प्रशासन की निर्देश और गाइडलाइंस के बावजूद भी इस तरीके के वीडियो लगातार नजर आ रहे हैं। शादी समारोह में ये हथियारों का प्रदर्शन, हथियार लहराते हुए डांस का वीडियो साफ तौर से नजर आ रहा है। मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो मेरठ से ये अहम खबर, ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये युवक हाथों में हथियार लहराते हुए डांस करते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ से है अगली खबर। निकाय चुनाव से पहले आबकारी विभाग का बड़ा अभियान, शराब माफियाओं पर कसेगा शिकंजा। आज से विशेष अभियान, क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। तो शराब माफियाओं पर कसेगा शिकंजा, अवैध शराब के कार्यों में लिप्त लोगों पर बड़ी कार्रवाई होगी। आबकारी मुख्यालय के कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया। तो आपको बता दें, जारी नंबरों पर सूचना दे सकते हैं आम नागरिक। सघन और आकस्मिक जांच करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें, गलत पाए जाने पर होगी बड़ी कार्रवाई। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। निकाय चुनाव से पहले आबकारी विभाग का ये विशेष अभियान, शराब माफियाओं पर आबकारी विभाग कसेगा शिकंजा। आज से विशेष अभियान की शुरुआत की है आबकारी विभाग ने। क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अवैध शराब के कार्यों में लिप्त लोगों पर होगी कार्रवाई। आबकारी मुख्यालय के कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया, जिससे आम लोग इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं और सूचना आबकारी विभाग को दे सकते हैं, कि जिससे अवैध शराब पर अंकुश लगाने में आबकारी विभाग की मदद हो सके। गलत पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं आबकारी विभाग ने। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले आबकारी विभाग का ये अभियान, शराब माफियाओं पर शिकंजा कसेगा आबकारी विभाग। आज से ये अभियान की शुरुआत हुई है। क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, अवैध शराब के कार्यों में लिप्त लोगों पर कार्रवाई होगी। अगली खबर गाजीपुर से। अंधकार में बच्चों का भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू। तो गाजीपुर से ये अहम और बड़ी खबर, बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। वीएसए ने जांच के दिए आदेश।
फतेहपुर अठवा प्राथमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। स्कूली बच्चों का झाड़ू लगाते वीडियो भी वायरल। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के छात्र छात्राओं का झाड़ू लगाते वीडियो वायरल हुआ है। साथ ही बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं, ऐसा दावा किया है। आप 4 दिन से लेकर क्यों रखे हैं? आप बीआरसी पर 3 तारीख को रिसीव किया, 7 तारीख क्यों नहीं पाते? तो माँ बाप इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए स्कूल भेजते हैं, विद्यालय भेजते हैं, और विद्यालय में इन बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। उनसे 7 तारीख क्यों नहीं पाते? स्कूल संबंधी कार्य कराए जाते हैं, झाड़ू लगवाई जाती है उनसे। आप 4 दिन से लेकर तो निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के साथ ये शिक्षक खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, विद्यालयों को स्पष्ट रूप से निर्देश है कि विद्यालयों में साफ सफाई एवं शुचिता को बनाए रखने के लिए वहां के शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलजुल करके यदि कोई काम कराया जाना है तो कराए। अन्यथा की स्थिति में यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई शिक्षक बच्चों से जानबूझकर या किसी दबाव में कार्य करवा रहा है, सफाई का कार्य हो या कोई और कार्य हो, तो यह स्वीकार्य योग्य नहीं है। इसके विषय में जांच करके अगर ये संबंधित शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। तो तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अंधकार में बच्चों का भविष्य, किस तरीके से ये शिक्षक बच्चों से अपने निजी कार्य, स्कूल संबंधी कार्य करवाते नजर आते हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें आती हैं। कहीं मिड डे मील के तहत बन रहे भोजन में छात्रों से रोटियां बनवाई जाती हैं, छात्राओं से रोटियां बनवाई जाती हैं, छात्रों से अलग अलग तरीके के काम करवाए जाते हैं, कहीं झाड़ू लगवाई जाती है। अलग अलग तस्वीरें ये लगातार देखने को मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से ये शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता इकरार खान हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। इकरार, बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, क्या है पूरा मामला, कहाँ की ये खबर? जी बता दूं कि बच्चों को झाड़ू लगाते हुए जो वीडियो वायरल होगा, जो सदर ब्लॉक के फतेहपुर अठवा गांव का प्राथमिक विद्यालय का मामला है। हालांकि जैसे वीडियो वायरल हो उसको संज्ञान में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच करके कार्रवाई करने का आदेश दिया। जी हाँ इकरार, अगर बात करें कार्रवाई की तो अब तक क्या कार्रवाई सामने आई है? अभी बेसिक शिक्षा अधिकारी दावा कर रहे थे कि इस पर संज्ञान लिया है, क्या संज्ञान लिया अब तक? बता देना चाहूँगा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी से हम लोग बात किए तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से वायरल वीडियो के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, उस पर मैं जांच करके प्रधानाचार्य के साथ साथ जो स्कूल में टीचर हैं सबके ऊपर उचित कार्रवाई करूंगा। जी इकरार, अगर बात करें ये किस गाजीपुर के किस विद्यालय का ये मामला है? जी बता दूं कि गाजीपुर सदर ब्लॉक में पड़ता है एक फतेहपुर अठवा गांव ग्राम सभा है, जो शहर से एकदम सटा हुआ ग्राम सभा है, उसी में प्राथमिक विद्यालय का मामला है। जी हाँ इकरार, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस बीच प्रयागराज से अहम खबर सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर प्रयागराज से आपको हम दिखा रहे हैं। अतीक और अशरफ से पुलिस कर रही है पूछताछ। आपको बता दें पूछताछ के दौरान पुलिस को मिले अहम सुराग। तो 4 दिन के पुलिस रिमांड पर माफिया ब्रदर्स, पुलिस की टीम कौशाम्बी और फतेहपुर ले जा सकती है माफिया ब्रदर्स को। पूछताछ के दौरान पुलिस को मिले अहम सुराग। पुलिस की टीम कौशाम्बी और फतेहपुर ले जा सकती है दोनों माफिया ब्रदर्स को। तो आपको बता दें उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी अहम खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। अतीक अशरफ को ले जाया जा सकता है कौशाम्बी। पाकिस्तान कनेक्शन मिलने के बाद भी जांच का दायरा बड़ा हो सकता है। और हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राहुल, उमेश को आपको बता दें उमेश हत्याकांड से जुड़े इस मामले में अतीक और अशरफ को अलग अलग जिलों से सुराग मिल रहे हैं। कौशाम्बी बताया जा रहा है ले जाया जा सकता है इनको, और फतेहपुर भी ले जाया जा सकता है। जी आपसे बता दें कि अतीक और उमेश के कनेक्शन आपसे बता दें अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में कई जगह था जो खुलासा धीरे हो रही है। और बताया जा रहा है कि इन्हें कौशाम्बी और अन्य
जिलों में भी जिन्हें ले जा करके वहाँ पे जितने सबूत है वो इकट्ठा करने एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस लगी है, निकाल लेगी। इसीलिए रिमांड की मांग बार बार कर रही थी कि रिमांड मिल जाएगा तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा सबूत और उसके बाद जितने इसने जो काम वो किए थे, अत्याचार किए थे, जितने पाप किए होंगे सबका खुलासा हो जाएगा, सबका भंडाफोड़ हो जाएगा। जी राहुल, अगर बात करें पाकिस्तान कनेक्शन की भी बात निकलकर सामने आ रही है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। अवैध हथियारों को पंजाब के रास्ते अतीक तक पहुंचाया जाता था, जिसको लेकर पुलिस, यूपी पुलिस पंजाब भी ले जा सकती है अतीक और अशरफ को। जी आपसे बता दें, अतीक और अशरफ को पंजाब की जो बता रहे हैं, पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर से ये असलाह मंगवाया करता था। और असलाह ये खुलासा कैसे हुआ कि जो जब कल इनकाउंटर मारा गया तो उसके पास असलहे बरामद हुए हैं, तो कहीं न कहीं जो असलाह कारण इसे सबूत मिल गया कि पाकिस्तान कनेक्शन है। और इसके पीछे कौन कौन है, ये हथियार लाने में कौन था, उत्तर प्रदेश का है कि उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, सब पे ताबड़तोड़ कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। बचेगा कोई नहीं, क्योंकि सरकार की मंशा जो है वो मंशा के संग्राम हो रहा है। जी हाँ राहुल, इस अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पूछताछ के लिए कौशाम्बी और फतेहपुर ले जाया जा सकता है माफिया ब्रदर्स को। तो इस वक्त की अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अशरफ को और अतीक को कौशाम्बी और फतेहपुर भी ले जाया जा सकता है। पाकिस्तानी कनेक्शन मिलने के बाद जांच का दायरा भी बड़ा होता नजर आ रहा है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। अतीक और अशरफ से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर अतीक और अशरफ धूमनगंज थाने में अभी दोनों से पूछताछ चल रही है। तो लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से संबंधों को लेकर भी पूछताछ जारी है। जिस तरीके से खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।